हेलो दोस्तों, आज की इस पर्यावरण विज्ञान की क्लास में हम जैव विविधता से संबंधित प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, अभी तक जो है हम पर्यावरण विज्ञान की कक्षाओं में प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत क्षरण, पर्यावरण पारिस्थितिकी और पिरामिड इत्यादि पहलुओं पर चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वह पिछले वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो देख सकते हैं। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की कक्षा में जो है हम कंपटीशन एग्जाम में जो आए हुए पिछले सालों के पेपरों के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और प्रश्नों के साथ साथ उनके विभिन्न कॉन्सेप्टों को भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, कक्षा की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं महत्वपूर्ण इसी प्रकार की क्लासें जो किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए एक उपयोगी सिद्ध होंगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रश्न पूछा जा रहा है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। किस रूप में कैसे जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है? दोस्तों, किसी पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? जैव विविधता कह देते हैं। पर्यावरण का मतलब क्या है दोस्तों? जो हमारे चारों ओर का प्राकृतिक आवरण है वही पर्यावरण है। उस प्राकृतिक आवरण में जो एकाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, चाहे वे पौधे हों या फिर अन्य प्रकार के जीव हों, चाहे वह जंतु हों या फिर कोई कीड़े हों, इनकी जो जितनी संख्या होगी उस क्षेत्र में उतनी ही जैव विविधता होगी। तो किसी पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? जैव विविधता कह देते हैं। इस जैव विविधता शब्द का दोस्तों पहली बार प्रयोग जो है वाल्टर जी रोसोन द्वारा किया गया था। वाल्टर जी रोसेन द्वारा जो है इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। यह भी एक बार प्रश्न आ गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक में कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं दोस्तों, किसी क्षेत्र में अगर जैव विविधता का क्या करना है, मापन करना है, तो दोस्तों इसकी 3 विधियां होती हैं। एक होती है आपकी अल्फा विधि, एक होती है दोस्तों बीटा विधि और एक होती है फ्रेंड्स गामा विधि। ये 3 विधियां होती हैं। अगर किसी जैव विविधता का मापन आप स्थानीय स्तर पर करते हैं, स्थानीय स्तर किसी शहर गांव में या किसी स्थान विशेष में करते हैं तो कौन सी होगी? अल्फा जैव विविधता होगी। अगर आप किसी जैव विविधता का मापन राज्य या प्रादेशिक स्तर पर करते हैं तो आपकी कौन सी जैव विविधता होगी? दोस्त वह जो है मापन कौन सा होगा? बीटा जैव विविधता होगी। अगर आप वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का मापन करते हैं, जैसे महासागरों का मापन करते हैं या फिर किसी महाद्वीप का मापन करते हैं, वो आपकी कौन सी होगी? गामा जैव विविधता होगी। प्रश्न में पूछा है कि स्थानीय स्तर की जैव विविधता पर को कौन दर्शाता है, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका अल्फा जैव विविधता हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने स्क्रीन पर कि जैव विविधता का अर्थ क्या है दोस्तों? तो जैव विविधता का अर्थ है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, दोस्तों विभिन्न प्रकार के पादप एवं जो जंतु होते हैं वही क्या होती है? आपकी जैव विविधता होती है। यहाँ पर केवल जंतु लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार के जंतु बस नहीं होता है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पादप वनस्पति लिखा हुआ तो ये भी नहीं होगा क्योंकि जंतु भी शामिल होते हैं। यहाँ विदेशी पादप लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, आपका होगा जहाँ पर पादप एवं जंतु दोनों होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया प्रश्न है, मैंने ऐसे इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको यह भी आभास हो जाएगा कि प्रश्न ऐसे आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वो है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? दोस्तों जो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना, क्योंकि जीवों की जब भिन्नता होगी
फ्रेंड्स भिन्नता होगी तो जीव जो है एक दूसरे पर क्या होंगे, निर्भर होंगे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। अगर कल्पना कीजिए इस पूरी पृथ्वी पर क्या होते, मनुष्य मनुष्य बस होते तो क्या मनुष्य जीवित रह सकता था? कहेंगे जी नहीं। क्यों? क्योंकि सांप नहीं होता तो चूहा को कौन खाता? गिद्ध नहीं होता तो मांस को कौन खाता? अगर गाय नहीं होती तो घास को कौन खाता? भैंस नहीं होती तो घास को कौन खाता? चारों ओर जंगल ही जंगल हो जाता। मनुष्य नहीं जी पाता अगर जीवों में भिन्नता नहीं होती। क्योंकि दोस्तों गौर से अगर इस प्रकृति को समझेंगे तो इस प्रकृति में प्रत्येक जीव अपना कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। दोस्तों अगर यहाँ पर पेड़ नहीं होते तो ऑक्सीजन कौन देता? वर्षा कैसे होती? मानसून कैसे आता? तो प्रत्येक जीव का अपना विशिष्ट कार्य है और वह जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जो हमारा ये जीवन सिस्टम है, प्रकृति का तंत्र है, वही पारिस्थितिक तंत्र है। औषधि तो खैर देती ही है, भोजन भी देती है और औद्योगिक उपयोग होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना है। पारिस्थितिक तंत्र को आपको डिटेल से अगर जानना है दोस्तों पिछली क्लासों में जाइएगा, मैंने बताया हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों जैव विविधता का हानि कैसे होती है? तो हानि की बात करें दोस्तों, जब उनका घर ही खत्म कर दिया जाएगा तो वहाँ की जीव खत्म हो जाएंगे। जब जीव खत्म हो जाएंगे तो जैव विविधता अपने आप खत्म हो जाएगी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। दोस्तों भारत ही नहीं, जितने भी देशों ने सम्मेलन में भाग लिया था उन सभी लोगों ने 2030 तक मरुस्थलीकरण सम्मेलन के अंतर्गत भूमि की जो गुणवत्ता कम हो रही है, क्षरण हो रहा है, उसको तटस्थ करने का लक्ष्य रखा था। यह सम्मेलन जो है 2019 में भारत के अंतर्गत नई दिल्ली में हुआ था और 2030 तक जो है विभिन्न देशों द्वारा क्या रखा गया था, इसका लक्ष्य रखा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो दोस्तों मैंने शुरुआत में ही प्रश्न को बताया था कि वाल्टर जी रोसेन द्वारा जो है बायोडायवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? दोस्तों इसका मतलब है कि समुद्र से संबंधित जो सेंटर है वो किस शहर में स्थित है? दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है? जामनगर में स्थित है। और ये जामनगर कहाँ है? हमारे भारतीय राज्य गुजरात में जो है ये जामनगर स्थित है। यहाँ पर जो है रिफाइनरी भी स्थापित की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? फ्रेंड्स थोड़ा सा बारिश हो रही है, शायद यदि आवाज़ में इशू हो तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलने की कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? उष्ण वनों में होती है। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए दोस्तों तो वो महासागरों में होती है, महासागरों में होती है। उसके बाद कहाँ पर होती है? उष्ण वनों में होती है दूसरे नंबर पर। इसके बाद ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर ये है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैसा कि फ्रेंड्स अभी हमने पिछली स्लाइड पर बात की कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा के आसपास होती है और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वो क्या होती है? घटती जाती है। तो ध्रुवों की ओर घटती जाती है। ऐसा विकल्प आपके सामने है क्या कहीं? तो विकल्प आपके है सामने कि भूमध्य रेखा की तरफ क्या होती है? घटती जाती है। ये गलत है क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ही क्या होती है? घटती है। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ये बात आपकी सही है क्योंकि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेगी तो ऊपर के जाने और घटेगी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों शांत घाटी आपकी केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? यह जो दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। यह एक प्रकार का बायोस्फीयर रिजर्व भी है और
यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में जो है जैव विविधता भी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। दोस्तों, भारत में जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट हैं। मैं थोड़ा सा बताने का यहाँ कष्ट करता हूँ। इस प्रकार से इसे मैं मैप बना दूँ छोटा सा। अरे भाई, थोड़ा सा समझिएगा, जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे समझाने के लिए ही बना रहा हूँ। मान लीजिए भारत का मैप है, इसमें जो एक क्षेत्र तो यहाँ पर है भारत का, ये है पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट। एक क्षेत्र यहाँ पर है जिसे हम क्या कहते हैं, इंडो वर्मा हॉट स्पॉट। एक क्षेत्र दोस्तों ये वाला है जिसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। और एक क्षेत्र यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला। तो इस प्रकार से भारत में कितने हैं, 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कितने हैं, तो आपके कितने नहीं मतलब कौन है पूछ रहा है। पश्चिमी हिमालय है क्या, जी नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि क्या है, पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय नहीं है। पश्चिमी हिमालय फिर से नहीं है, पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट ये आपका सही हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट और ये हो जाएगा आपका पूर्वी हिमालय। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन का कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों, वह पश्चिमी घाट है। अगर हॉट स्पॉट में पूछा जाए तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगर स्थान विशेष में पूछा जाए तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, शांत घाटी में पाई जाती है, जो कि आपका केरल राज्य में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, ये बात कर चुके हैं पहले प्रश्न में कि प्राकृतिक आवास का विनाश हो जाना। अगला प्रश्न बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति नहीं है। दोस्तों, जब हम विभिन्न प्रकार की जैव विविधता का संरक्षण करते हैं तो 2 प्रकार से करते हैं। एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण और एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, इसे इंग्लिश में कह देते हैं एक्स सीटू और इसे कह देते हैं इन सीटू। दोस्तों, जब किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाए, तो वो क्या होता है, इन सीटू संरक्षण होता है। लेकिन अगर किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास से ले आएं और विभिन्न प्रकार की कृत्रिम तकनीकी के माध्यम से क्या करें, संरक्षित करें, तो क्या होता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। प्रश्न कहता है कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण नहीं है। तो दोस्तों, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वही है, क्योंकि जंगलों में ही ये बनाए जाते हैं। तो ये तो क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण है। वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क भी है आपका, वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी है, लेकिन ये नहीं है। क्या है, वनस्पति उद्यान, क्योंकि हम क्या करते हैं दोस्तों, कई जगह से पौधे लेकर के आते हैं और अपने गार्डन में लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, सही विकल्प होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों, जब दूसरी जगह से हम विभिन्न प्रकार की जैविक चीजें लेकर के आते हैं तो उसे क्रायो बैंक में रखा जाता है। अर्थात यह एक प्रकार का क्या है, एक्स सीटू संरक्षण यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण है। और इसको अच्छी तरह से सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। दोस्तों, समुद्र में तटीय भागों में प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं और उन प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने का एक प्रमुख कारण कौन सा है, वो प्रश्न पूछ रहा है। दोस्तों, तापमान में क्या होना, जब परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है, तो वहाँ की प्रवाल जो है नष्ट हो जाती है और उसका हरा रंग जो होता है विरंजित होकर क्या होने लगता है, सफेद होने लगता है, तो पीला होने लगता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों, IUCN जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, IUCN, तो जो विभिन्न प्रकार की जीव प्रजातियां हैं जो नष्ट होने वाली हैं उनको अपनी किताब में लिख देती है, उसी को क्या कहा जाता है, रेड डाटा बुक कहा जाता है, जो कि IUCN द्वारा जारी की जाती है। यह 1971 से जारी की जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों, जो रामसर सम्मेलन है नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। इन्हीं को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आर्द्र भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
आर्द्र भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी काफ़ी मात्रा में होता है, नमी होती है। इन्हीं को इंग्लिश के अंतर्गत दोस्तों वेटलैंड कह दिया जाता है, वेटलैंड कह दिया जाता है। जैव विविधता संरक्षण करने के लिए दोस्तों यह समझौता ईरान के एक स्थान रामसर में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? यह 2 फरवरी 1971 में हुआ था। इसलिए 2 फरवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, या इंग्लिश में कह देंगे वेटलैंड डे मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी पिछली स्लाइड पर बात की, 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में जो है वेटलैंड ये जो समझौता हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। दोस्तों भारत की संसद द्वारा जो जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए यह अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। 2004 में जो है जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था 2004 में। 2003 में जो है फ्रेंड्स प्राधिकरण का गठन किया गया था। जैव विविधता प्राधिकरण गठन जो है 2003 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। तो अभी पिछली स्लाइड पर बात की, 2003 में चेन्नई के अंतर्गत जो है गठित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है, और 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखे 25 जैव विविधता से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह क्लास दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं सपोर्ट कीजिएगा। कोई प्रश्न अगर आपको त्रुटि लगा हो तो हमें सुधारने का एक बार मौका दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।